गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बैंकिंग इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बैंक की, यानी कि सेंट्रल बैंक की। कल तक के वीडियोस जो थे वो व्यापारिक बैंकों पर आधारित थे। व्यापारिक बैंकों का अर्थ क्या है, उनके कार्य क्या है, किस तरह से व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करते हैं और बैंकों की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या विनियोग नीति क्या है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक की या केंद्रीय बैंक की, जिसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के बैंकिंग और मौद्रिक क्षेत्र को नियमित एवं नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय बैंक करता है। ये हर बैंक या पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है इकोनॉमी में, उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर ये केंद्रीय बैंक होता है। देश में स्थिरता, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, सुदृढ़ भुगतान संतुलन इत्यादि बनाए रखना मौद्रिक नीति का कार्य है और यह मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, उन्हें निर्देश जारी करता है। अमेरिका में इसे फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, इंग्लैंड में उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं और भारत में हम उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का शीर्षस्थ बैंक है, मतलब कि बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर ये रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक और बाकी केंद्रीय बैंक। M.H. डीकॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो अपने देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचे का सिरमौर है। अब हम केंद्रीय बैंक की परिभाषाएं पढ़ते हैं। ACL डे के अनुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं स्थिर करने में सहायक होता है। आप ध्यान दीजिए कि जब हम केंद्रीय बैंक की परिभाषा पढ़ रहे हैं तो हर जगह केवल बैंकिंग सिस्टम ही नहीं, लेकिन मौद्रिक नीति का भी उल्लेख किया जा रहा है। सैमुएल्सन के अनुसार एक केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है जिसकी जिम्मेदारी मौद्रिक आधार के नियंत्रण की होती है और उच्च शक्तिशाली मुद्रा नियंत्रण करता है। सैमुएल्सन के डेफिनेशन में केंद्रीय बैंक के जो कार्य है उसमें से एक कार्य है कि वो बैंकों का बैंक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण और नियंत्रण करता है। और थर्ड जिस पॉइंट की उन्होंने बात की है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा नियंत्रण, मुद्रा का नियंत्रण भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक व बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत हो। भारत में यह भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदा करती है। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स दिए हैं, पर हम बढ़ते हैं केंद्रीय बैंक के कार्यों की ओर, जिसमें पहला है करेंसी या मुद्रा का निर्गमन, बैंकों का बैंक एवं नियंत्रणकर्ता। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। करेंसी का निर्गमन मतलब कि मुद्रा का निर्गमन। केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे देश की एक ऐसी बैंक है जिसे मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। केवल ₹1 का जो सिक्का है वो छोड़कर बाकी सभी नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ₹1 के सिक्के का निर्गमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया जाता है। ये बैंकों का बैंक है। अच्छा, मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, मतलब केवल RBI ही मुद्रा का निर्गमन कर सकती है, अन्य किसी बैंक द्वारा निर्गमित मुद्रा का कोई स्थान नहीं है हमारे देश के सिस्टम में, मौद्रिक सिस्टम में। बैंकों का बैंक, जैसे ग्राहक अपने पैसे बैंक के पास रखता है, वैसे बैंक अपने पैसे
रिज़र्व बैंक के पास रखती है। इसके भी कुछ नियम हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो बैंकों का बैंकर कौन है? तो वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार का बैंकर है, सरकार अपनी जमा राशियाँ बैंक आरबीआई के पास रखती है एवं यह सरकार का सलाहकार भी है। एक और चीज़ है कि हमारे देश के जो गोल्ड रिजर्व्स है ये भी आरबीआई के पास होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोष का संरक्षक है अंतिम ऋणदाता, यानी कि अगर किसी कोई बैंक इस तरह की रिस्क में है जहाँ पर उसको अपना व्यवसाय ही बंद करना पड़ रहा है लॉसेस की वजह से, या उसे लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, यानी कि जितनी तरलता उसे रखनी चाहिए बैंक को उतनी वो नहीं रखती है और इसके वजह से ग्राहकों का विश्वास बैंक पर उठ जाए, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, तो आरबीआई उस बैंक को अंतिम ऋण दे करके उसको उस प्रॉब्लम से निकाल सकती है। केंद्रीय समाशोधन, साख का नियमन एवं नियंत्रण। हमने व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण पढ़ा है, लेकिन अंततः नियमन जो है साख का नियमन और नियंत्रण, यानी कि साख कितनी मात्रा में क्रिएट की जा सकती है, कितनी मात्रा में उसका निर्माण किया जा सकता है, ये नियमन और नियंत्रण करने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब ये करेंसी का निर्गमन, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देश में पर्याप्त मात्रा में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में निर्गमित कुल मुद्रा की एवज में न्यूनतम कोष रिजर्व बैंक को अपने पास जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का देश में करेंसी संचालन पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है, यानी कि मुद्रा कितनी निर्गमित होगी इसका निर्णय केंद्रीय बैंक द्वारा लिया जाता है और इसलिए देश में मुद्रा की आपूर्ति कितनी होगी ये केंद्रीय बैंक नियंत्रित कर सकती है। न्यूनतम कोष प्रणाली के बारे में हम पढ़ते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक अपने पास 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ सदैव रिजर्व में रखता है। इस प्रकार 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष रिजर्व में रखने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी सीमा तक नोट जारी कर सकता है। भारत में 1956 से ही इस प्रणाली का उपयोग नोट निर्गमन हेतु किया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिन नोटों का उपयोग करते हैं वो कागज़ी नोट है। कागज़ी नोट अपने आप में अगर हम इस देश के बाहर जाए तो वो किसी अन्य देश में ये सिर्फ कागज़ ही कहलाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भारत में उस कागज़ को मान्यता है और उस कागज़ के पीछे अभी जो हमने देखा सोने की और विदेशी प्रतिभूतियों का बैकिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी उस तरह का कागज़ कभी भी जैसा मन में आए वैसा प्रिंट कर सके, या कई बार हमने सुना है कि गरीबी भगानी है तो नोट को प्रिंट करो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कितने भी नोट नहीं प्रिंट कर सकता है, क्योंकि अपने आप में वो केवल एक कागज़ है। उसको सोना और विदेशी प्रतिभूतियों का जो बैकिंग होता है उसकी वजह से उस कागज़ को कीमत प्राप्त होती है। बैंकों का एक बैंक एवं नियंत्रणकर्ता बैंकों की समस्त वित्तीय क्रियाकलापों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। हर बैंक के पास जितनी भी कुल जमाएं हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, और ये एक तरीका है जिससे बैंक साख का नियंत्रण करती है। बैंक के पास जितनी कुल जमाएं हैं, जिसे हम बैंक के प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं, उसके आधार पर बैंक साख का निर्माण
करती है। तो इन प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना कंपलसरी है, और अगर ये परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो व्यापारिक बैंकों के पास साख निर्माण के लिए कम प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगे, और अगर ये प्रतिशत घटा दिया जाए तो व्यापारिक बैंकों के पास साख निर्माण के लिए अधिक प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगे। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक, ये एक ही तरीका है, और भी तरीके हैं जिससे केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है। देश की बैंकिंग प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय बैंक समय समय पर दिशा निर्देश जारी करती है। सरकार का बैंकर एवं सलाहकार एवं एजेंट। केंद्रीय बैंक देश की ऊंची विकास दर प्राप्त करने में सहयोगी भूमिका अदा करता है। आर्थिक विकास हेतु नीति निर्माण में सलाहकार का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से धन जमा करता है एवं ज़रूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से भुगतान भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों का संरक्षक भी केंद्रीय बैंक है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को ये जमा करता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से अदायगी भी करता है। अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक देश का शीर्षस्थ बैंक होने के साथ साथ अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए वित्तीय संकट की स्थिति में अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। अधीनस्थ बैंकों को उनकी प्रतिभूतियों की एवज में तत्काल केंद्रीय बैंक से ऋण उपलब्ध होता है। केंद्रीय समाशोधन। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक होने के कारण अपने अधीनस्थ बैंकों के लिए समाशोधन बैंक का कार्य भी करता है। व्यापारिक बैंकों के आपसी लेन देन इत्यादि का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से बिना नकद राशि का भुगतान किए खातों के माध्यम से हो जाता है। क्योंकि सभी व्यापारिक बैंक अपने कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखती है, तो बैंक का आपसी लेन देन यदि करना है तो वो यहीं पर केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। बैंक को एक्चुअल में कैश लेने और देने की ज़रूरत नहीं होती है। साख का नियमन एवं नियंत्रण, इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। तो अगला वीडियो जो है गर्ल्स, वो साख के नियमन और नियंत्रण पर रहेगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।